नमस्कार दोस्तों, रतन जीएस क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। दोस्तों, एसपीडी पब्लिकेशन का रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा के लिए रेलवे सामान्य अध्ययन की पुस्तक जो है वो बेहद ही कारगर और बेहद ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। दोस्तों, यह पुस्तक जो है केवल रेलवे ही नहीं बल्कि बहुत सारे स्टेट एग्जाम का जो वनडे एग्जाम होता है उसके लिए भी महत्वपूर्ण है, जिसमें कि बिहार पुलिस कांस्टेबल और उसके बाद में एसआई दरोगा और भी जितनी वनडे एग्जाम से उन सभी पुस्तक के जीके जीएस को कवर करने वाली ये पुस्तक है, बेहद ही कारगर पुस्तक है। दोस्तों, इस पुस्तक के बारे में बात करें तो इस पुस्तक में पिछले 31 बरस के प्रश्न पत्र को शामिल किया गया है, या पिछले 31 बरस में जितने भी एग्जाम हुए उन सभी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें संकलित किया गया है, जो कि वर्ष 1992 से लेकर के 2023 तक के अपडेटेड क्वेश्चन है इसमें। दोस्तों, इस पुस्तक के बारे में और कुछ हम लोग बात करें तो इसमें कुल मिलाकर के 1980 सीट्स हैं और यह पुस्तक जो है वो आरआरसी ग्रुप डी 2022 के प्रश्न के साथ में इसको बनाया गया है। कहने का मतलब है कि बिल्कुल अपडेटेड पुस्तक है। और इसके मुख्य आकर्षण की बात करें तो इसमें दिया हुआ है दोस्तों भारतीय रेल का सामान्य परिचय, उसके बाद में विश्व और भारत का इतिहास, उसके बाद में विश्व और भारत का भूगोल भी दिया हुआ है। इसके साथ साथ ही भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, उसके बाद में दोस्तों सामान्य विज्ञान, भारत के जितने भी राज्य हैं उसके बारे में भी बात बताई गई है। उसके बाद में भारत का एक परिचय दिया गया है और विश्व का एक दर्शन भी करवाया गया है। इसके साथ साथ ही करंट अफेयर्स के भी प्रश्न को इसमें दिया गया है। इसमें की बात करें तो इसमें जनसंख्या 2011 से प्रश्न मिलेंगे और हमारे सौर मंडल से संबंधित भी प्रश्न इसमें मिलेंगे। उसके बाद में क्षेत्रीय सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, मानव शरीर, कृषि एवं पशुपालन और इसके साथ ही विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से भी संबंधित प्रश्न इसमें मिलेंगे। दोस्तों, इस पुस्तक के बारे में बात करें तो और कुछ ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि पुस्तक अपने आप में ही एक बहुत बड़ी ओहदा रखता है। दोस्तों, इस पुस्तक में भारत में परिवहन, भारत में संचार व्यवस्था, भारतीय उद्योग, भारतीय प्रतिरक्षा, उसके बाद में भारतीय बैंकिंग, फिल्म जगत, हमारी पृथ्वी, नोबेल पुरस्कार गवर्नर जनरल एवं वायसराय, भारत के पर्वत पठार, मैदान, जलवायु, मिट्टी और नदियाँ, इन सभी टॉपिक को कवर किया हुआ है। दोस्तों, इस पुस्तक में कुल मिलाकर बात करें तो 1005 हर प्रश्न पत्र है। उसके बाद में 624 मॉडल सेट्स हैं और फिर उसके बाद में 351 विषयों का संग्रह है। और इस तरीके से कुल मिलाकर बात करें तो इसमें 1980 सेट्स हैं। दोस्तों, इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे सबसे पहले इस पुस्तक की विषय सूची को। दोस्तों, यह पुस्तक जो कि रेलवे सामान्य अध्ययन की पुस्तक है और यह पूर्णतः संशोधित संस्करण की है, जो कि सुचित कुमार सर के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों इसके विषय सूची को। दोस्तों, ये सारे के सारे जो हैं वो सभी के सभी विषय सूची हैं जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण है और इसे एक एक करके पढ़ पाना उतना संभव नहीं है क्योंकि बहुत सारा समय ले लेगा। तो फिलहाल आप लोग एक नज़र में इसके विषय सूची को देख लें और इस विषय सूची के अंतर्गत हम लोग अपने अध्ययन को बारी बारी से एक एक टॉपिक करते हुए हम लोग सभी के सभी विषय सूची को कवर करने वाले हैं। दोस्तों, इसमें बहुत सारे प्रश्नों का संग्रह है और बहुत सारे प्रश्न ऐसे मिलेंगे जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हों और फिर ऐसे प्रश्न भी मिलेंगे जब आप लोग एग्जाम देने जाइएगा तो वहाँ से ज़रूर ये प्रश्न देखने को मिलेंगे। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि दोस्तों इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग कहाँ तक पढ़ाई कर चुके हैं उसके बारे में बात करें तो इसके पहले हम लोग कुल मिलाकर बात करें तो इसके पहले पर्यावरण, पारिस्थितिकी और प्रदूषण तक हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं। कहने का मतलब कि 12 टॉपिक को हम लोग कवर कर चुके हैं और आज के सेशन में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे दोस्तों 13वें टॉपिक जो कि इतिहास की प्रमुख घटनाएं से संबंधित होगा। तो आइए दोस्तों, समय को बिना गंवाए हुए डायरेक्ट हम लोग चलते हैं अपने सेशन की और शुरू करते हैं आज के सेशन को, जहाँ पर हम लोग जानकारी प्राप्त करने वाले हैं इतिहास की प्रमुख घटनाओं के बारे में। दोस्तों, सेशन शुरू करने से पहले एक बार फिर से मैं बोल दूं कि अगर इसके पहले के वीडियो को आप लोग नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख करके आप लोग लाभान्वित हो सकते हैं। यह पुस्तक जो है वो बेहद ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही कारगर साबित होने वाली है किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। फिलहाल दोस्तों अपने सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का जो हम लोग का टॉपिक है इतिहास की प्रमुख घटना, वहाँ से हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। दोस्तों, इस तरीके से हम लोग का टॉपिक है इतिहास की प्रमुख घटनाएं और इसमें हम लोग प्राचीन काल से अर्थात ईस्वी सन पूर्व से पहले की घटनाओं के बारे में जिक्र करते हुए वर्तमान समय तक आएंगे। फिलहाल एक तरफ हम लोग देखेंगे घटनाएं और दूसरी तरफ ये घटनाएं कब घटित हुई थी। तो इस तरीके से बात करें तो सबसे पहला पॉइंट है कि भारत में आर्यों का आगमन। दोस्तों, भारत में आर्यों का आगमन 1500 ईस्वी पूर्व में हुआ था, जबकि ऋग वैदिक का काल रहा था दोस्तों 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी पूर्व तक। उसके बाद में उत्तर वैदिक का काल रहा था 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व तक, जबकि महावीर का जन्म हुआ था दोस्तों 540 ईस्वी पूर्व में
और जब महावीर का जन्म हुआ 540 ईस्वी पूर्व में, उसके बाद में महावीर का निर्माण अर्थात महावीर की मृत्यु हुई थी 468 ईस्वी पूर्व में। उसके बाद में गौतम के जन्म की बात करें तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व में, और फिर उसके बाद गौतम बुद्ध का महापरिनिर्माण अर्थात उनकी मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी। जबकि सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ था 325 ईस्वी पूर्व में। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी 298 ईस्वी पूर्व में, और अशोक के द्वारा कलिंग पर युद्ध किया गया या अशोक के द्वारा कलिंग पर विजय प्राप्त किया गया 261 ईस्वी पूर्व में। इसके बाद में विक्रम संवत का प्रारंभ किया गया या विक्रम संवत का आरंभ हुआ था 58 ईस्वी पूर्व से, जबकि शक संवत का आरंभ हुआ था 78 ईस्वी से। इसके बाद में हिजरी संवत की बात करें तो हिजरी संवत जो कि एक मुसलमानी कैलेंडर होता है, उसका शुरुआत हुआ था 622 ईस्वी से, और फाहियान जो है वो भारत की यात्रा किया था 405 ईस्वी से लेकर के 411 ईस्वी तक। उसके बाद में हर्षवर्धन का काल रहा था दोस्तों, हर्षवर्धन का काल रहा था 606 से लेकर के 647 ईस्वी तक, जबकि वेनसांग भारत की यात्रा पर आया था 630 ईस्वी में। उसके बाद में एक चीन का यात्री रहा था जिसका नाम था इत्सिंग, और इत्सिंग के द्वारा बिहार का भ्रमण किया गया था 673 ईस्वी में। उसके बाद में भारत पर प्रथम बार मुस्लिम आक्रमण हुआ था 712 ईस्वी में, जबकि सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया गया था 1025 ईस्वी में। इसके बाद में दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध होता है, और तराइन का प्रथम युद्ध की बात करें तो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में, जबकि तराइन का ही द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में। उसके बाद में दोस्तों गुलाम वंश की स्थापना होती है, और गुलाम वंश की स्थापना होती है 1206 ईस्वी में। उसके बाद में इब्न बतूता जो है वो भारत आता है 1333 ईस्वी में। उसके बाद में दोस्तों दक्षिण भारत में एक विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है जो कि 1313 ईस्वी में होती है। उसके बाद में तैमूर लॉन्ग भी भारत पर आक्रमण करता है, और भारत पर जब तैमूर लॉन्ग आक्रमण करता है तो उस समय काल रहा था दोस्तों 1398 ईस्वी। कहने का मतलब ये है कि तैमूर लॉन्ग के द्वारा भारत पर आक्रमण 1398 ईस्वी में किया गया था। जबकि अब हम लोग पंजाब अर्थात सिख के बारे में बात करें तो गुरु नानक देव की जन्म हुआ था दोस्तों 1469 ईस्वी में, जबकि वास्को डी गामा जो कि एक यूरोपीय यात्री रहा था, वास्को डी गामा जो है वो भारत का आगमन किया था 1498 ईस्वी में। कहने का मतलब है कि वास्को डी गामा जो है वो भारत के लिए समुद्री मार्ग का पता लगाते हुए 1498 ईस्वी में भारत पहुंचा था कालीकट तट पर। उसके बाद में आगरा शहर की स्थापना करवाई गई थी 1506 ईस्वी में, जब मुगल काल का समय चल रहा था। उसके बाद में चौसा का युद्ध हुआ। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, और यह युद्ध जो है वो मुगल काल में ही हुआ था, जो कि हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में ही यह युद्ध हुआ था। उसके बाद में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, जब 1539 ईस्वी का चौसा का युद्ध खत्म हुआ, जो कि मुगल सम्राट का या मुगल साम्राज्य का जो उत्तराधिकारी था दोस्तों हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में, तो उसके बाद ही उसके अगले साल ही बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध हुआ था इन्हीं दोनों व्यक्तियों के बीच में 1540 ईस्वी में। दोस्तों बिलग्राम का युद्ध की बात करें या कन्नौज के युद्ध की बात करें तो ये भी हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में ही हुआ था, और इसी युद्ध के बाद में हुमायूं जो है वो निर्वासित हो गया। और फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम लोग पानीपत के युद्ध के बारे में। तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। इसके बाद में पानीपत का द्वितीय युद्ध भी हुआ था। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 में, जबकि पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में। दोस्तों ये पानीपत का प्रथम युद्ध जो है वो मुगल साम्राज्य का जो संस्थापक था बाबर, वहीं यह युद्ध लड़ा हुआ था। उसके बाद में अकबर की बात करें तो अकबर का जन्म हुआ था 1542 ईस्वी में। उसके बाद में अकबर का राज्यारोहण हुआ था 1556 ईस्वी में। दोस्तों अकबर का जन्म हुआ था 1542 में और अकबर का राज्यारोहण हुआ था 1556 ईस्वी में। इसके बाद में हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में बात करें तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में, जबकि दीन इलाही धर्म की स्थापना जो कि मुगल काल में हुई थी वह हुई थी दोस्तों 1582 ईस्वी में। इसके बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है 1600 ईस्वी में इंग्लैंड में, जबकि अकबर के द्वारा मनसबदारी प्रथा का प्रारंभ किया जाता है 1574 ईस्वी से। उसके बाद बात करें दोस्तों तो अंग्रेजों के द्वारा अंग्रेज जब भारत में आ चुके थे तो उसके बाद में कोलकाता में एक स्थान है पलासी, और उसी पलासी के युद्ध से ही अंग्रेजों का वर्चस्व जो है वो भारत पर बढ़ता गया, और यह युद्ध लड़ा गया था 1757 ईस्वी में। दोस्तों पलासी का युद्ध जो है वो अंग्रेजों और उसके बाद में सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, जो कि बंगाल का नवाब हुआ करता था। उसके बाद में वेदरा का युद्ध होता है, और वेदरा का युद्ध होता है 1759 ईस्वी में, जबकि बक्सर का युद्ध होता है 1764 ईस्वी में। इसके बाद में
4 आंग्ल मैसूर युद्ध होते हैं और चार आंग्ल मैसूर युद्ध में प्रथम या पहला जो आंग्ल मैसूर युद्ध है वो हुआ था दोस्तों 1767 से 1769, 2 साल के लिए चला था। और उसके बाद में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 ईस्वी तक चला था। यह युद्ध जो है वो 4 साल तक चला था। इसके बाद में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो यह युद्ध चला था 1790 से 1792 ईस्वी तक। और चौथा जो चला था दोस्तों वो चौथा युद्ध हुआ था, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध है 1799 ईस्वी में। ये सारे के सारे टॉपिक जो है दोस्तों कोई प्राचीन इतिहास से है, कोई मध्यकालीन इतिहास से और फिर कोई आधुनिक इतिहास से संबंधित अभी तक हम लोग देखते आ रहे हैं। और ये सारे के सारे जो है दोस्तों वो बेहद ही महत्वपूर्ण है। और जब हम लोग सब्जेक्टिव की तैयारी करेंगे, जब हम लोग सब्जेक्टिव पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल से इन सभी पॉइंट की, इन सभी बिंदुओं को, इन सभी युद्ध और जितने भी फैक्ट हैं उन सभी का हम लोग चर्चा करते हुए चलेंगे और विस्तार से समझते हुए चलेंगे। फिलहाल इस पुस्तक के अनुसार हमें अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाना है और फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले युद्ध के बारे में। तो दोस्तों अगला एक विद्रोह हुआ था, सन्यासी विद्रोह, जो कि सन्यासियों के द्वारा ही किया गया था और ये भी हुआ था अंग्रेज के ज़माने में ही। अंग्रेज जब भारत में आ चुके थे, अपना साम्राज्य विस्तार कर रहे थे, उस समय ही सन्यासी विद्रोह हुआ था। ये हुआ था दोस्तों 1770 ईस्वी में। इसके बारे में छोटा सा हम लोग एक दो पॉइंट का और बात कर लें कि यह विद्रोह आखिरकार सन्यासियों ने यह विद्रोह क्यों किया था। दोस्तों सन्यासी जो हैं वे कहीं इधर उधर भ्रमण करते थे, तो अंग्रेज इन सभी सन्यासियों पर काफ़ी जुल्म किया करते थे और इन पे दोस्तों विश्वास नहीं किया करते थे और इन पे आरोप भी लगाया करते थे कि ये सारे के सारे जितने सन्यासी हैं वे सभी आपस में देशद्रोही का काम करते रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर दोस्तों एक दूसरे की विपरीत बातें कर रहे हैं और फिर हम लोगों के विरुद्ध सारी जनता को कर रहे हैं। इसी वजह से ही अंग्रेज जो है वो सन्यासियों के ऊपर काफ़ी जुल्म ढाल रहे थे, जिसके वजह से सन्यासियों ने विद्रोह कर दिया। फिर उसके बाद में दोस्तों संथाल विद्रोह की बात कर लेते हैं। तो संथाल विद्रोह हुआ था दोस्तों 1555 से 56 ईस्वी में। उसके बाद में अहोम विद्रोह हुआ था। अहोम विद्रोह हुआ था दोस्तों 1828 से 1833 ईस्वी तक। और संथाल विद्रोह की बात करें तो 1855-56 में हुआ था। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक के बारे में, जो कि गवर्नर जनरल एंड वायसराय से संबंधित होगा। इसमें हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे गवर्नर जनरल के बारे में और वायसराय के बारे में। दोस्तों बंगाल का पहला गवर्नर जनरल हुआ करता था वारेन हेस्टिंग्स और पिंडारियों का दमन हुआ था दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा ही या लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में ही पिंडारियों का दमन हुआ था। जबकि बंगाल में द्वैत शासन लगाने वाला रहा था दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था लगाने वाला था दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस। जबकि भारत में सिविल सेवा का जनक के रूप में जाना जाता है कॉर्नवालिस को। कहने का मतलब है कि कॉर्नवालिस ही है जो कि भारत में सिविल सेवा का उत्पन्न किया था। इसके बाद में बात करें या सिविल सेवा के लिए परीक्षाएं आयोजित करने का प्रावधान किया था। ये था दोस्तों कौन? कॉर्नवालिस। उसके बाद में बात करें तो भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल हुआ था वो था दोस्तों लॉर्ड कैनिंग और भारत का प्रथम वायसराय बना था लॉर्ड कैनिंग। दोस्तों ये लॉर्ड कैनिंग जो है वो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल के साथ ही भारत का प्रथम वायसराय भी बना हुआ था। इसके बाद में बात करें तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था? दोस्तों स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन और बंगाल का विभाजन किया था दोस्तों लॉर्ड कर्जन ने। जबकि रेलवे बोर्ड का गठन किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा ही। इसके बाद में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा और भारत में रेलवे की स्थापना करने वाला था दोस्तों लॉर्ड डलहौजी। जबकि भारत में एक डाक विभाग की शुरुआत की गई थी और भारत में डाक विभाग की स्थापना करने वाला था ही लॉर्ड डलहौजी। इसके बाद में बात करें तो पहली बार पाकिस्तान की मांग करने वाला था दोस्तों लिनलिथगो। जबकि जालियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था उस समय था दोस्तों लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इसके ही शासनकाल में दोस्तों जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसके बाद में बात करें तो सती प्रथा जो कि 1829 ईस्वी में हुआ था उसका अंत तथा ठगी प्रथा को 1830 ईस्वी में समाप्ति करने वाला कौन था? वो था दोस्तों विलियम बेंटिक। जबकि प्रथम फैक्ट्री अधिनियम पारित करने वाला था लॉर्ड रिपन और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था दोस्तों 1920 ईस्वी में और इसको स्थापित करने वाला था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में। इसके बाद में संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी लॉर्ड बेबेल के समय में। जबकि मुंबई, कोलकाता और मद्रास में ये तीनों के तीनों जगह में हाई कोर्ट बनाने की या हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी 1862 ईस्वी में। और कब हुई थी दोस्तों? तो ये लॉर्ड कैनिंग के समय में ही हुई थी। कहने का मतलब है कि लॉर्ड कैनिंग के समय में ही 1862 ईस्वी में मुंबई, कोलकाता और मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। दोस्तों भारत में मुंबई, कोलकाता और मद्रास जो ये तीनों के तीनों जो है दोस्तों वो
अंग्रेजों के प्रेसिडेंसी हुआ करती थी और ये तीनों जगह से ही अंग्रेज जो हैं वो अपने शासन प्रशासन को संचालित किया करते थे। इसके बाद में बात करें तो होम रूल लीग की स्थापना तथा चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में हुई थी, जबकि सहायक संधि की शुरुआत तथा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में बेलेजली के द्वारा किया गया था। इसके बाद में बात करें तो भारत में सहायक संधि का प्रयोग हुआ था दोस्तों डुप्ले के द्वारा, जबकि महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था 1877 ईस्वी में, और उस समय शासन कर रहा था दोस्तों भारत पर लॉर्ड लिटन। उसके बाद में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था 1835 ईस्वी में, और किसने बनाया था दोस्तों? तो इसको बनाने वाला था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। उसके बाद में बंगाल के शेर के नाम से जाना जाता था लॉर्ड बेलेजली, जबकि साइमन कमीशन भारत आया था दोस्तों लॉर्ड इरविन के समय में। उसके बाद बात करें तो क्रिप्स मिशन की बारी आती है, और क्रिप्स मिशन का आगमन होता है दोस्तों लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में। उसके बाद में कैबिनेट मिशन जो है वो भारत पहुंचता है लॉर्ड बेबेल के समय में, जबकि मुस्लिम लीग की स्थापना की जाती है लॉर्ड मिंटो द्वितीय के शासनकाल में। दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें तो ये सारे के सारे या द्वितीय विश्व युद्ध ये सभी जो लोग जानते हैं कि 1939 से लेकर के 1945 के बीच में हुआ था। और द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था उस समय भारत में दोस्तों अंग्रेजों का कार्यभार संभाल रहा था लॉर्ड लिनलिथगो। उसके बाद में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था लॉर्ड लिनलिथगो के ही समय में, जबकि स्थानीय स्वशासन प्रारंभ हुआ था लॉर्ड रिपन के समय में। इसके बाद में बात करें तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी लॉर्ड इरविन के समय में, जबकि असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में। वहीं अंग्रेजों का जन्म दोस्तों लॉर्ड डफरिन के समय में हुआ था, जबकि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता के नाम से जाना जाता है चार्ल्स मेटकॉफ। दोस्तों चार्ल्स मेटकॉफ जो है वो भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में नरबली प्रथा का अंत किया था लॉर्ड हार्डिंग ने, जबकि दास प्रथा का उन्मूलन करने वाला था लॉर्ड एलनबरो। उसके बाद में भारत में जनगणना की शुरुआत करने वाला था लॉर्ड मेयो, और नियमित रूप से जनगणना शुरू करने की प्रथा शुरू की थी दोस्तों लॉर्ड रिपन। कहने का मतलब है कि भारत में पहली बार जनगणना हुई थी लॉर्ड मेयो के समय में, और फिर नियमित अर्थात 10-10 वर्ष के अंतराल पर प्रत्येक 10 वर्ष पर जनसंख्या का जनगणना करने का जो प्रावधान पारित किया था वो किया था दोस्तों लॉर्ड रिपन। इसके बाद में प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है लॉर्ड इरविन के शासनकाल में, और जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था दोस्तों उस समय दोस्तों अंग्रेजों का कार्यभार संभाल रहा था लॉर्ड वेलिंगटन। वहीं तृतीय गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन का समय भी लॉर्ड वेलिंगटन भी था। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले पॉइंट को। इसमें हम लोग देखेंगे दोस्तों इतिहास की प्रमुख घटनाओं के बारे में। एक तरफ घटना देखेंगे और फिर देखेंगे ये घटना कब हुई थी। सबसे पहले बात करते हैं पाइका विद्रोह के बारे में। पाइका विद्रोह हुआ था दोस्तों 1817 से 1825 के बीच में, जबकि भील विद्रोह हुआ था 1818 से 1831 के बीच में। उसके बाद में हो विद्रोह हुआ था 1820 से 1821 के बीच में, जबकि कोल विद्रोह की बात करें तो कोल विद्रोह हुआ था दोस्तों 1831-32 में। वहीं रामोसी विद्रोह की बात करते हुआ था 1822 से 1829 के बीच में, जबकि बहावी आंदोलन हुआ था दोस्तों 1826 से 1871 ईस्वी तक। उसके बाद में खासी विद्रोह होता है, और खासी विद्रोह होता है दोस्तों 1833 ईस्वी में, जबकि नील विद्रोह हुआ था 1859 ईस्वी में। उसके बाद में फराइजी आंदोलन हुआ था 1829 से 1860 ईस्वी तक, और फिर बिरसा मुंडा के नेतृत्व में होता है दोस्तों मुंडा विद्रोह, और मुंडा विद्रोह हुआ था 1899 से लेकर के 1900 ईस्वी तक। उसके बाद में मोपला विद्रोह होता है 1920 से 1922 के बीच में, और कुका आंदोलन 1840 से 1872 ईस्वी तक होता है। इसके बाद में कांग्रेस की स्थापना होती है दोस्तों 1885 ईस्वी में, और कांग्रेस की स्थापना जो है वो 1885 ईस्वी में होती है दोस्तों बॉम्बे में होती है, जिसको बनाने वाले थे अर्थात इसको स्थापना करने वाले थे ए.ओ. ह्यूम, जो कि एक सेवानिवृत्त सिविल अधिकारी हुआ करते थे। इसके बाद में तेभागा आंदोलन की बात करें तो तेभागा आंदोलन जो है वो 1946 ईस्वी में हुई थी, जबकि बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त का व्यवस्था शुरू किया गया था 1793 ईस्वी में। वहीं बात करें तो बंगाल का प्रथम विभाजन का प्रावधान किया गया था 1905 ईस्वी में, और मुस्लिम लीग की स्थापना उसके अगले ही साल अर्थात 1906 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद में मार्लो मिंटो एक सुधार अधिनियम आता है, और मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया था 1909 ईस्वी में, जबकि चंपारण का सत्याग्रह जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा नेतृत्व किया गया था या उसका संचालन किया गया था वो किया गया था दोस्तों वर्ष 1917 ईस्वी में। इसके बाद में खेड़ा सत्याग्रह होता है दोस्तों गांधी जी के नेतृत्व में ही 1918 ईस्वी में, और उसके बाद में खिलाफत आंदोलन होता है दोस्तों ये होता है 1919 ईस्वी में।
इसके बाद बारी आती है दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध की। प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1914 ईस्वी से लेकर के 1918 ईस्वी तक 4 साल तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। और जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो वो हुआ था दोस्तों 1939 से 1945 ईस्वी तक। उसके बाद में लखनऊ समझौता होता है 1916 ईस्वी में, जबकि होम रूल की स्थापना 1916 ईस्वी में ही होता है। और इसके बाद में एक महत्वपूर्ण तो इसे नहीं कह सकते हैं, लेकिन बेहद ही दुखद घटना घटित होती है दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब के अमृतसर में, और ये होता है दोस्तों 1919 ईस्वी को। उसके बाद में रॉलेट एक्ट पारित किया गया था 1919 ईस्वी में। उसके बाद में इसके बाद में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ही असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा 1920 से 22 के बीच में। 22 में यह असहयोग आंदोलन जो है वो स्थगित कर दिया गया। उसके बाद में बायकॉम सत्याग्रह की बात करें तो बायकॉम सत्याग्रह 1924-25 में हुई थी, जबकि साइमन कमीशन का आगमन वर्ष 1928 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद में गांधी जी के द्वारा ही दांडी मार्च नमक सत्याग्रह किया गया था, जो कि 1930 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। और गांधी और इरविन के बीच में एक समझौता होता है जिसे गांधी इरविन समझौता के नाम से जानते हैं, और यह समझौता होता है दोस्तों वर्ष 1931 ईस्वी में। इसके बाद में कैबिनेट मिशन भारत आता है दोस्तों 1946 ईस्वी में, और फिर महात्मा गांधी की हत्या होती है, और महात्मा गांधी की हत्या हो जाती है दोस्तों वर्ष 1948 ईस्वी में। कहने का मतलब है कि भारत का स्वतंत्र होते ही एक वर्ष के बाद में महात्मा गांधी जी की हत्या हो जाती है। और फिर चीन जो है वो भारत पर आक्रमण करता है, और ये करता है भारत के स्वतंत्र हो जाने के बाद 1962 ईस्वी में। उसके बाद में भारत और पाकिस्तान के बीच में भी युद्ध होता है, ये होता है 1965 ईस्वी में। उसके बाद में ताशकंद का समझौता होता है 1966 ईस्वी में, और फिर तालीकोटा का युद्ध होता है 1565 ईस्वी में, और फिर कारगिल का युद्ध हुआ था दोस्तों 1999 ईस्वी में। इसके बाद में बात करें तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 ईस्वी में, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी, जबकि तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में। कहने का मतलब है कि ये 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, और ये हुआ था दोस्तों इंग्लैंड में ही। और ये तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन जो है वो प्रत्येक साल हुए थे, लगातार 3 साल 1930, 31 और 32 ये तीनों गोलमेज सम्मेलन का सेशन रहा था। उसके बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1930 ईस्वी में, जबकि क्रिप्स मिशन का आगमन हुआ था 1942 ईस्वी में। उसके बाद में सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था 1942 ईस्वी में। इसके बाद बात करें दोस्तों तो अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन चलवाया गया था, और भारत छोड़ो आंदोलन का इसका शुरुआत किया गया था 1942 ईस्वी में ही। और उसके बाद में चीनी क्रांति होती है, चीनी क्रांति 1911 ईस्वी में, जबकि फ्रांसीसी क्रांति होती है 1789 ईस्वी में, और फिर उसके बाद में रूसी क्रांति होती है 1917 ईस्वी में। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, और अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों भारत में सबसे बड़ा, छोटा और लंबा के बारे में। तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से देखें तो सबसे बड़ा राज्य है भारत का राजस्थान, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो भारत का सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश। कहने का मतलब है कि राजस्थान राज्य के पास सबसे अधिक क्षेत्रफल है, और उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश के पास में सबसे अधिक जनसंख्या है पूरे भारत में जितने भी राज्य है उसकी अपेक्षा। उसके बाद में सबसे छोटे राज्य की बात करें तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है दोस्तों गोवा, और उसके बाद में जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखें तो सबसे छोटा राज्य हो जाएगा सिक्किम। कहने का मतलब है कि पूरे भारत में जितने भी राज्य हैं उनमें सबसे कम क्षेत्र है गोवा के पास में, और सबसे कम व्यक्ति हैं दोस्तों सिक्किम के पास में। उसके बाद बात करें तो सबसे ऊंची चोटी है, कहने का मतलब है कि भारत का सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों K2 या गॉडविन ऑस्टिन, जबकि सबसे लंबी नदी है गंगा, और उसके बाद में सबसे चौड़ी नदी मानी जाती है ब्रह्मपुत्र, जबकि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है गोदावरी को, और सबसे लंबी सहायक नदी है दोस्तों यमुना। उसके बाद में ऊंचा झरना, चौड़ाई के अनुसार बात करें तो सबसे ऊंचा झरना है दोस्तों जोग, या उसके बाद में गरसोप्पा। उसके बाद में सबसे बड़ी झील की बात करें तो बड़ी झील है बुल्लर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में है, और ताजे या मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है दोस्तों वो है बुल्लर झील ही। और खारे पानी की बात करें तो खारे जल की बड़ी तटीय झील है दोस्तों चिल्का, जबकि सबसे ऊंची झील है चोलामू, जो कि सिक्किम में है। उसके बाद में सबसे बड़ी कृत्रिम झील की बात करें तो वह है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, जो कि सबसे बड़ी कृत्रिम झील मानी जाती है। इसके बाद में लंबा समुद्र तट की बात करें तो सबसे लंबा समुद्र तट है दोस्तों चेन्नई में, और वो है मरीना बीच। उसके बाद में लंबी तट रेखा वाला राज्य है गुजरात, जबकि सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य है गोवा। उसके बाद
उसके बाद में लंबी तटरेखा और प्रायद्वीपीय राज्य की बात करें तो सबसे लंबी तटरेखा और प्रायद्वीपीय राज्य है आंध्र प्रदेश। जबकि ऊंचा बांध है दोस्तों उत्तराखंड में टिहरी बांध। और उसके बाद में लंबे बांध की बात करें तो ये है महानदी पर स्थित है दोस्तों हीराकुंड का बांध, जो कि लंबा बांध है। इसके बाद में लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो राष्ट्रीय राजमार्ग जो लंबाई की दृष्टि से बात करें तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-44। जबकि सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो वह है 47A, जो केवल मात्र 6 किलोमीटर का ही है। उसके बाद में सबसे लंबी सड़क की बात करें तो ये ग्रैंड ट्रंक रोड है, जो कि शेरशाह सूरी के द्वारा कभी बनवाया गया था। उसके बाद में सबसे बड़ा रेगिस्तान है वह है दोस्तों राजस्थान में थार का रेगिस्तान। जबकि सबसे बड़े डेल्टा की बात करें तो बड़ा डेल्टा है दोस्तों पश्चिम बंगाल का सुंदरबन डेल्टा। और लंबे नदी पुल की बात करें तो लंबा नदी पुल है भूपेन हजारिका सेतु। जबकि लंबी सड़क सुरंग है दोस्तों श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। उसके बाद में बात करें तो लंबी रेल सुरंग की बात करें तो लंबी रेल सुरंग है पीर पंजाल, जो कि जम्मू कश्मीर में है। और लंबा रेल मार्ग है दोस्तों डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक। उसके बाद में लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म की बात करें तो वह है उत्तर प्रदेश का गोरखपुर, जो कि सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। उसके बाद में सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह की बात करें तो वो है दोस्तों मुंबई का बंदरगाह। जबकि सबसे बड़ा या सर्वोच्च सम्मान है दोस्तों वो है भारत रत्न। उसके बाद में बात करें तो सबसे बड़ा सैनिक सम्मान की बात करें तो सबसे बड़ा सैनिक सम्मान के रूप में जाना जाता है परमवीर चक्र को। जबकि ऊंचा जलप्रपात है दोस्तों कुंचिकल, जो कि कर्नाटक में है। वहीं लंबी नदी की बात करें तो लंबी नदी है दोस्तों इंदिरा गांधी नहर, जो कि राजस्थान में है। और ऊंचा दरवाजा की बात करें तो सबसे ऊंचा दरवाजा है बुलंद दरवाजा, जो कि आगरा में है। वहीं बड़ा लीवर पुल की बात करें तो बड़ा लीवर पुल है दोस्तों हावड़ा का ब्रिज, जो कि पश्चिम बंगाल में है। और सबसे गहरी नदी घाटी की बात करें तो गहरी नदी घाटी है दोस्तों भागीरथी और अलकनंदा के बीच में। उसके बाद में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है दोस्तों भारत का जो मेघालय राज्य है वहीं पर एक स्थान है मासिनराम, वो सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान घोषित किया गया है। उसके बाद में सबसे न्यूनतम वर्षा वाला स्थान की बात करें तो पूरे भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है लेह, जो कि लद्दाख का एक जिला है। इसके बाद में बात करें तो ऊंची मीनार है दोस्तों कुतुब मीनार, जो कि नई दिल्ली में है और ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाई गई थी। जबकि बड़ा गुंबज की बात करें तो यह दोस्तों गोल गुंबज, जो कि बीजापुर में है। और बड़ा मस्जिद जामा मस्जिद है, जो कि दिल्ली में ही है। उसके बाद में बड़ा कॉरिडोर है दोस्तों रामेश्वर मंदिर, जो कि तमिलनाडु में है। उसके बाद में बड़ा गिरजाघर है दोस्तों सेंट कैथेड्रल, जो कि गोवा में है। और बड़ा गुरुद्वारा है स्वर्ण मंदिर, जो कि अमृतसर में है। उसके बाद में बात करें तो सबसे बड़ा पशु मेला जो है दोस्तों वो लगता है बिहार के सोनपुर मेला में। कहने का मतलब है कि बिहार का जो सोनपुर मेला है वो सबसे बड़ा पशु मेला के रूप में जाना जाता है। और ऊंची मूर्ति के बारे में बात करें तो ऊंची मूर्ति है दोस्तों स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि गुजरात में है। और सबसे बड़ा द्वीप है दोस्तों मध्य अंडमान द्वीप। उसके बाद में बड़ा नदी द्वीप की बात करें तो बड़ा नदी द्वीप है दोस्तों माजुली, जो कि ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनवाई जाती है और ये असम में है। उसके बाद में छोटा नदी द्वीप है दोस्तों, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा ही यह द्वीप का निर्माण होता है और ये असम में वह है दोस्तों उमानंदा द्वीप, जो कि सबसे छोटा द्वीप माना जाता है। और सबसे बड़े आवास की बात करें तो वह दोस्तों राष्ट्रपति का भवन, जो कि सबसे बड़ा आवास है। उसके बाद में सबसे बड़ा किला की बात करें तो सबसे बड़ा किला है दोस्तों दिल्ली का लाल किला। और सबसे बड़ा गुफा मंदिर है दोस्तों वो है एलोरा का कैलाश मंदिर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हम लोग बात करने वाले दोस्तों अगले टॉपिक के बारे में, जो कि भौगोलिक उपनाम और भारत और विश्व से संबंधित होगा। इसमें हम लोग दोस्तों भारत और विश्व से संबंधित भौगोलिक उपनाम के बारे में बात करेंगे। स्वर्ण मंदिर का शहर के नाम से जाने जाने वाला है दोस्तों अमृतसर, जबकि पोप का शहर जाना जाता है रोम को। उसके बाद में बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को, जबकि हाईटेक सिटी के नाम से जाना जाता है हैदराबाद को। इसके बाद से बात करें तो इसके बाद में भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है कश्मीर को, जबकि धरती का स्वर्ग कहा जाता है कश्मीर को ही। उसके बाद में भारत का मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है अहमदाबाद, जबकि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर के रूप में जानते हैं कोयम्बटूर को। उसके बाद में उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है दोस्तों कानपुर का। कहने का मतलब है कि पूरे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को, और उसके बाद में उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है दोस्तों कानपुर को, जबकि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कोयम्बटूर को। उसके बाद में श्वेत नगर के नाम से जाना जाता है बेलग्रेड को, जबकि चीन का शोक कहा जाता है दोस्तों ह्वांगहो नदी को। उसके बाद में मध्य रात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे जाना जाता है, जबकि यूरोप के खेल का मैदान कहा जाता है स्विट्जरलैंड को। उसके बाद में सफ़ेद हाथियों का देश है दोस्तों थाईलैंड, जबकि उगते हुए सूरज का देश है जापान। इसके बाद में
इसके बाद में 1000 झीलों की भूमि के नाम से जाना जाता है फिनलैंड को, जबकि नील का उपहार या नील का वरदान कहा जाता है मिस्र को। इसके बाद में डूबते हुए सूरज के देश की बात करें तो डूबते हुए सूरज का देश है दोस्तों ब्रिटेन, और धान का कटोरा है छत्तीसगढ़, जबकि विश्व का चीनी का कटोरा माना जाता है क्यूबा को। उसके बाद में भारत का पेरिस के नाम से जाना जाता है जयपुर। कहने का मतलब है कि जयपुर जो है उसे भारत के पेरिस के नाम से जानते हैं, और गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है जयपुर को, जबकि गुलाबों का शहर के रूप में जाना जाता है दोस्तों चंडीगढ़ को। उसके बाद में बात करें तो भारत का पिट्सबर्ग जाना जाता है जमशेदपुर को, जबकि यूरोप का मरीज कहा जाता है तुर्की को। उसके बाद में सांपों का देश है दोस्तों ब्राज़ील, और पूर्व का वेनिस है कोचीन, जबकि इलेक्ट्रॉनिक अंतरिक्ष का शहर जो है वो कहा जाता है दोस्तों बेंगलुरु को। इसके बाद में पिरामिड का देश है मिस्र, जबकि अंडों की टोकरी के नाम से जाना जाता है आंध्र प्रदेश। इसके बाद में बात करें तो सोया प्रदेश के नाम से जाने जाने वाला प्रदेश है मध्य प्रदेश, और कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है बेल्जियम को, जबकि भारत का प्रवेश द्वार है मुंबई, और भारत का मसालों का बगीचा के नाम से जाना जाता है केरल को। इसके बाद में सिटी ऑफ गोल्डन गेट सैन फ्रांसिस्को के कहते हैं, जबकि इस्पात नगरी के रूप में जाना जाता है जमशेदपुर। वहीं लैंड ऑफ गोल्डन प्लिस की बात करें तो इसे कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। उसके बाद में भूमध्य सागर के द्वार के रूप में जाना जाता है जिब्राल्टर को, जबकि स्वर्णिम पैगोडा का देश म्यांमार है। उसके बाद में क्वीन ऑफ डेक्कन है दोस्तों पुणे, जबकि फलों की डलिया के रूप में जाना जाता है दोस्तों हिमाचल प्रदेश को। इसके बाद में भारत का बगीचा कहा जाता है बेंगलुरु को, जबकि ब्लू माउंटेन्स मिजोरम ये है दोस्तों फेंगपी चोटी। उसके बाद में पवित्र भूमि की बात करें तो पवित्र भूमि है जेरूसलम, और मोतियों का द्वीप के नाम से जानते हैं दोस्तों बहरीन को, जबकि मरकत अर्थात एमरोल्ड द्वीप के नाम से जाना जाता है आयरलैंड। इसके बाद में आंसुओं का प्रवेश द्वार है बाब अल मंडव, जबकि पूर्व का मैनचेस्टर है दोस्तों ओसाका। उसके बाद में प्यासी भूमि का देश है ऑस्ट्रेलिया, जबकि एशिया का मरीज है चीन। इसके बाद में बात करें तो अंध महादेश के उपनाम से जाना जाता है दोस्तों अफ्रीका को। कहने का मतलब है कि अफ्रीका को ही अंध महादेश के उपनाम से जाना जाता है। उसके बाद में एड्रियाटिक की रानी कहा जाता है वेनिस इटली को, जबकि 1000 हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है लाओस। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले टॉपिक को। अगला टॉपिक है दोस्तों हम लोगों का विश्व में सबसे बड़ा, छोटा और लंबा। दोस्तों सबसे लंबी नदी की बात करते हुए है नील नदी जो कि अफ्रीका महाद्वीप पे है, और चौड़ी नदी की बात करते हैं दोस्तों अमेजन नदी जो कि ब्राज़ील दक्षिण अफ्रीका में है। कहने का मतलब है कि पूरे विश्व में लंबी नदी है नील नदी जो कि अफ्रीका महाद्वीप में है, और उसके बाद में पूरे विश्व में चौड़ी नदी है दोस्तों वो है अमेजन नदी जो कि दक्षिण अमेरिका ब्राज़ील में है। उसके बाद में विश्व की सबसे छोटी नदी है डी नदी जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है, और सबसे लंबी सहायक नदी की बात करें तो है दोस्तों मेडीरा जो कि अमेजन की नदी है। इसके बाद में सबसे लंबी तट रेखा वाला बात करें तो सबसे लंबी तट रेखा वाला है दोस्तों कनाडा की तट रेखा, जबकि सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है राइन नदी जो कि जर्मनी में है। उसके बाद में सबसे बड़ा झील है दोस्तों कैस्पियन सागर जो कि रूस में है, और सबसे गहरी झील है दोस्तों वो है बैकाल झील जो कि रूस साइबेरिया में है। उसके बाद में ताजे जल का झील है दोस्तों सुपीरियर झील जो कि अमेरिका में है, और खारे पानी के जल की झील है दोस्तों वो है कैस्पियन सागर, जबकि झील के अंदर झील है दोस्तों वो है मेनीटू जो कि कनाडा का है। उसके बाद में बात करें तो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है दोस्तों वो है टिटिकाका जो कि सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। और वही बात करें तो विश्व में पृथ्वी पर सबसे निचला बिंदु या निचला झील कौन सा है वह है दोस्तों मृत सागर, जबकि महासागर में सबसे निचला बिंदु है मरियाना ट्रेंच। उसके बाद में सबसे बड़ा महाद्वीप है दोस्तों एशिया महाद्वीप, और सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। उसके बाद में सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर के रूप में जाना जाता है दोस्तों प्रशांत महासागर को, जबकि सबसे छोटा महासागर है दोस्तों आर्कटिक महासागर, और उसके बाद में सबसे बड़ा सागर है दक्षिणी चीन सागर, जबकि सबसे विशाल उपसागर है दोस्तों हडसन उपसागर। उसके बाद में सबसे बड़ा बंदरगाह विश्व में सबसे बड़ा बंदरगाह है वह है दोस्तों न्यूयॉर्क बंदरगाह जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। उसके बाद में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है रूस जो कि यूरोप महाद्वीप में है या यूरोप महादेश में है। उसके बाद में क्षेत्रफल की दृष्टि से ही बात करें तो सबसे छोटा देश हो जाएगा वेटिकन सिटी। उसके बाद में जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा देश है विश्व लेवल पर चीन जो कि एशिया मध्य एशिया में है। उसके बाद में बात करें तो सबसे छोटा देश हो जाएगा जनसंख्या की दृष्टि से वो हो जाएगा दोस्तों वेटिकन सिटी।
इसके बाद में सबसे लंबी सीमा वाला देश है दोस्तों कनाडा। कहने का मतलब है कि कनाडा जो है वो सबसे लंबी सीमा वाला देश है, जबकि सबसे छोटी सीमा वाला देश है दोस्तों जिब्राल्टर। वहीं बात करें तो सर्वाधिक सीमाओं वाला देश है दोस्तों चीन, जो कि 13 देशों के साथ इसकी इसकी सीमा रेखा लगती है। उसके बाद में सबसे बड़ा द्वीप है दोस्तों ग्रीनलैंड, जो कि आर्कटिक महासागर में है। उसके बाद में सबसे छोटा द्वीप है मेडागास्कर, और सबसे बड़ा द्वीप समूह है दोस्तों इंडोनेशिया द्वीप समूह। उसके बाद में बात करें तो सबसे बड़ा प्रायद्वीप है दोस्तों अरब प्रायद्वीप, जबकि सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप, जो कि ब्रह्मपुत्र के द्वारा निर्माण की जाती है, और ये असम में है। उसके बाद में सबसे छोटा नदी द्वीप की बात करें तो भारत में सबसे छोटा नदी द्वीप है दोस्तों उमानंदा, जो कि ब्रह्मपुत्र के द्वारा ही इसका निर्माण किया जाता है, और यह असम में। जबकि भारत में सबसे बड़ा डेल्टा की बात करें तो वह है दोस्तों सुंदरबन डेल्टा। उसके बाद में सबसे ऊंचे बांध की बात करें तो सबसे ऊंचा बांध है दोस्तों रोगन्स्की, जो कि तजाकिस्तान में है, और ऊंचा पर्वत शिखर है दोस्तों माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में है। उसके बाद में सबसे लंबी पर्वतमाला की बात करें तो सबसे लंबी पर्वतमाला है दोस्तों एंडीज पर्वतमाला, जो कि दक्षिण अमेरिका में है, और सबसे ऊंची पर्वतमाला है दोस्तों हिमालय, जो कि एशिया में है। उसके बाद में चौड़ा जलप्रपात की बात करें तो चौड़ा जलप्रपात है खून जलप्रपात, जो कि लाओस में है, और सबसे ऊंचा जलप्रपात है दोस्तों एंजील, जो कि बेरेजुवाला में है। उसके बाद में सबसे लंबा जलडमरू मध्य है दोस्तों तातास्क्री जलडमरू मध्य, जबकि सबसे चौड़ा जलडमरू मध्य है दोस्तों वह डेविस जलडमरू मध्य। उसके बाद में सबसे बड़े रेगिस्तान की बात करें तो सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा रेगिस्तान, जो कि उत्तरी अफ्रीका में है, और एशिया का बड़ा रेगिस्तान है दोस्तों गोबी रेगिस्तान, जो कि मंगोलिया में है। वहीं बात करें तो सबसे बड़ा या सबसे लंबा नहर जो है दोस्तों वह है स्वेज नहर, और सबसे व्यस्त नहर है वह है दोस्तों कील नहर। इसके बाद बात करें तो सबसे बड़ी रेल सुरंग है वह है दोस्तों गोटाहार्ड रेल सुरंग, जो कि स्विट्जरलैंड में है, और सबसे बड़ी सड़क सुरंग की बात करें तो वह है दोस्तों वह है लेरडर, जो कि नॉर्वे में है। उसके बाद में बड़ा हवाई अड्डा की बात करें तो वह है दोस्तों किंग फहद, जो कि सऊदी अरब में है। इसके बाद में अगले पॉइंट को देखें तो सबसे ऊंचा पठार है दोस्तों पामीर का पठार, जो कि तिब्बत में है, और सबसे ऊंची इमारत है बुर्ज खलीफा की इमारत, जो कि दुबई में है। उसके बाद में विशाल मंदिर है दोस्तों अंकोर वाट का मंदिर, जो कि कंबोडिया में है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और फिर देखेंगे अगले टॉपिक को। अगला टॉपिक है दोस्तों हम लोगों का भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी से संबंधित। इसमें हम लोग भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन अर्थात DRDO की स्थापना जो है वर्ष 1958 ईस्वी में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की अध्यक्षता में की गई थी। कहने का मतलब है दोस्तों कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन अर्थात DRDO की स्थापना जो है वर्ष 1958 ईस्वी में की गई थी, जो कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की अध्यक्षता में ही की गई थी। इसके बाद में अगला पॉइंट है इससे संबंधित, कह रहा है कि DRDO का मुख्यालय या मुख्य कार्य जो है वो रक्षा के संदर्भ में अनुसंधान, उसके बाद में डिजाइन तथा विकास कार्यक्रमों को संचालित करना है। जबकि भारत का एकीकृत प्रक्षेपास्त्र जो है वो विकास कार्यक्रम IGMDP, जो कि 1982-83 में आरंभ किया गया था। उसके बाद में वर्ष 1980 ईस्वी में स्वतंत्र तथा रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग को गठित किया गया, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके बाद में बात करें तो वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद अर्थात CSIR की स्थापना की गई थी 1942 ईस्वी में, जिसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में ही है। और CSIR का जो अध्यक्ष है दोस्तों वो भारत का प्रधानमंत्री होता है। और भारत का पहला प्रक्षेपास्त्र अर्थात जो पहला मिसाइल था वो था दोस्तों पृथ्वी मिसाइल। उसके बाद में पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी मिसाइल जो है वो जमीन पर मार करने वाली है, और इसकी मारक क्षमता है 250 किलोमीटर की, जो कि एक बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र है। उसके बाद में पृथ्वी की परीक्षण की बात करें तो पृथ्वी का प्रथम परीक्षण हुआ था 25 फरवरी वर्ष 1988 ईस्वी में, और वो हुआ था दोस्तों चांदीपुर अंतरिम परीक्षण केंद्र से ही किया गया था। अग्नि की बात करें दोस्तों तो अग्नि जो है वो भी जमीन से जमीन पर मार करने वाली ही है, और इसकी मारक क्षमता की बात करें तो इसकी मारक क्षमता है दोस्तों 35 से 100 किलोमीटर की। कहने का मतलब है कि अग्नि जो है वो एक बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि ज़मीन से ज़मीन पे मार करती है, और यह 3500 किलोमीटर तक इसका रेंज है, इसका क्षमता है कि वो 3500 किलोमीटर तक वो मार कर सकती है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अग्नि प्रथम अर्थात अग्नि 1 के बारे में। तो अग्नि 1 जो है उसका प्रथम सफल परीक्षण हुआ था 22 मई
ईस्वी को। और त्रिशूल की बात करें दोस्तों तो त्रिशूल जो है वो कम दूरी का जमीन से हवा में मार करने वाला एक प्रक्षेपास्त्र है जिसकी मारक क्षमता मात्र 9 किलोमीटर की है। वहीं त्रिशूल का पहला सफल परीक्षण किया गया था 5 जून 1989 ईस्वी को। जबकि नाग के बारे में बात करें तो नाग जो है दोस्तों वो है एक टैंक रोधी निर्देशित प्रक्षेपास्त्र जिसकी मारक क्षमता मात्र 4 किलोमीटर की है। दोस्तों नाग का प्रथम सफल परीक्षण की बात करें तो इसका सफल परीक्षण अर्थात नाग का प्रथम सफल परीक्षण हुआ था 24 नवंबर वर्ष 1990 ईस्वी को। जबकि नाग को दागो और भूल जाओ टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र भी कहा जाता है। कहने का मतलब है कि दागो और भूल जाओ टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है दोस्तों नाग को। इसके बाद में हम लोग आकाश के बारे में बात करेंगे। आकाश जो है दोस्तों वो जमीन से हवा में मार करने वाला एक बहुलक्ष्यीय प्रक्षेपास्त्र है जिसकी मारक क्षमता 25 किलोमीटर की है। और वहीं आकाश का प्रथम सफल परीक्षण की बात करें तो इसका प्रथम सफल परीक्षण हुआ था 14 अगस्त वर्ष 1990 ईस्वी को चांदीपुर से किया गया था। इसके बाद में अस्त्र की बात करें तो अस्त्र जो है वो भारत का प्रथम हवा से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। दोस्तों भारत का प्रथम हवा से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र कौन सा है, तो वह है दोस्तों अस्त्र प्रक्षेपास्त्र जो कि हवा से हवा में मार करता है। उसके बाद में युद्ध टैंक अर्जुन का विकास जो है वो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा ही किया गया है जिसे कि वर्ष 1996 ईस्वी में सेना को समर्पित किया गया है। उसके बाद में तेजस की बात करें तो तेजस जो है वह स्वदेश निर्मित प्रथम हल्का लड़ाकू विमान है। कहने का मतलब है कि दोस्तों स्वदेशी निर्मित प्रथम हल्का लड़ाकू विमान कौन सा है, वह है दोस्तों तेजस विमान। जबकि प्रथम चालित या प्रथम चालक रहित भारतीय विमान की बात करें तो वह है दोस्तों लक्ष्य। और वहीं निशांत की बात करें तो निशांत जो है वह स्वदेशी तकनीक से निर्मित पायलट रहित प्रशिक्षण विमान है। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं ब्रह्मोस के बारे में। ब्रह्मोस जो है दोस्तों वो सुपरसोनिक क्रूज प्रक्षेपास्त्र है जो कि सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी है। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं ब्रह्मोस के बारे में। तो ब्रह्मोस जो है मुख्यतः एक पोतनाशक प्रक्षेपास्त्र है, अर्थात कहने का मतलब है कि इसे दुश्मनों के पोत को नाश किया जाता है और वो है दोस्तों ब्रह्मोस। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दोस्तों अगले टॉपिक के बारे में जो कि पुरस्कार एवं सम्मान से संबंधित है। इसके बारे में बात करें तो भारत का जो सर्वोच्च सम्मान है वो है दोस्तों भारत रत्न। और भारत रत्न जो है वो भारत रत्न राष्ट्रीय पुरस्कार इसकी शुरुआत हुई थी 1954 ईस्वी से। और भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति की बात करें तो भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। जबकि भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला की बात करें तो वे रही थी दोस्तों इंदिरा गांधी, जिन्हें की वर्ष 1971 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और इस लिहाज से वे भारत की प्रथम महिला रही थी जो भारत रत्न सम्मान पाई थी। और ये कब पाई थी दोस्तों, वर्ष 1971 ईस्वी में। उसके बाद में बात करें तो मरने के बाद अर्थात मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति की बात करें तो वे थे दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री, जिन्हें की वर्ष 1966 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था मरने के बाद। उसके बाद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया 1990 ईस्वी में। जबकि भारत रत्न प्राप्तकर्ता प्रथम विदेशी की बात करें तो वे थे दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान जो कि पाकिस्तान के रहने वाले थे। और इन्हें 1987 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया जो कि प्रथम विदेशी के तौर पे इन्हें दिया गया था। उसके बाद में बात करें तो मदर टेरेसा को भी भारत रत्न दिया गया था और वो दिया गया था 1980 ईस्वी में। जबकि बुकर पुरस्कार की बात करें तो बुकर पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1969 ईस्वी से। और ये बुकर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला की बात करें तो वे थी दोस्तों अरुंधति राय, ये 1997 ईस्वी में जीती थी। उसके बाद में बात करें तो बुकर पुरस्कार किस चीज़ से संबंधित है, तो बुकर पुरस्कार जो है वो साहित्य लेखन से संबंधित है। और मैग्सेसे पुरस्कार की बात करें तो मैग्सेसे पुरस्कार जो है वो फिलीपींस के राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के नाम पर ही वर्ष 1958 ईस्वी से दिया जाता है। उसके बाद में एशिया का नोबेल कहलाता है मैग्सेसे पुरस्कार। ये मैग्सेसे पुरस्कार जो है दोस्तों वो एशिया का नोबेल पुरस्कार कहलाता है। जबकि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति की बात करें तो वे थे आचार्य विनोबा भावे, जिन्हें कि वर्ष 1958 ईस्वी में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कहने का मतलब है कि आचार्य विनोबा भावे को वर्ष 1958 ईस्वी में सबसे पहले रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके बाद में अगला पॉइंट है कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला की बात करें तो वे रही थी दोस्तों किरण बेदी, जिन्हें कि वर्ष 1994 ईस्वी में यह पुरस्कार दिया गया था।
और भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार की बात करें तो भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार है दोस्तों भटनागर पुरस्कार। जबकि नॉर्मन बोरलॉग थे दोस्तों अमेरिका के रहने वाले, और बोरलॉग पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1973 ईस्वी से, जबकि बोरलॉग पुरस्कार प्रदान किया जाता है फर्टिलाइजर कंपनी और कोरोमंडल इंटरनेशनल के विषय पर। इसके बाद में बात करें तो बोरलॉग पुरस्कार जो है वो कृषि के क्षेत्र में ही दिया जाता है और इससे सम्मानित प्रथम भारतीय महिला रही थी डॉक्टर अमृता पटेल। जबकि संगीत का क्षेत्र का सबसे ऊंचा या सर्वोच्च पुरस्कार होता है ग्रैमी पुरस्कार, और ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1958 ईस्वी से, और ग्रैमी पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति रहे थे पंडित रविशंकर। जबकि ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में बात करें तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत ही हुई थी वर्ष 1965 ईस्वी से, और इसकी स्थापना जो है वो शांति प्रसाद जैन के द्वारा की गई थी। दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि जिसकी शुरुआत 1965 ईस्वी में हुई थी, उस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति रहे थे जी शंकर कुरूप, जिन्हें कि वर्ष 1965 ईस्वी में 1965 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कहने का मतलब है कि जी शंकर कुरूप को 1965 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, जो कि सबसे पहले व्यक्ति रहे थे जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद में बात करें तो भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला रही थी आशापूर्णा देवी, जिन्हें कि वर्ष 1976 ईस्वी में यह पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद में हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा के लिए दिया गया था 1959 ईस्वी में। उसके बाद में मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की शुरुआत हुई थी 1952 ईस्वी से, जबकि मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की शुरुआत हुई थी 1951 ईस्वी से। वहीं मिस वर्ल्ड तथा मिस यूनिवर्स का खिताब पाने वाली पहली भारतीय महिला की बात करें तो वे रही हैं दोस्तों, मिस वर्ल्ड का खिताब पाने वाली रही हैं रीता फारिया, जिन्हें कि वर्ष 1966 ईस्वी में मिस वर्ल्ड का खिताब दिया गया था। जबकि मिस यूनिवर्स की बात करें तो मिस यूनिवर्स का खिताब पाने वाली रही हैं सुष्मिता सेन, जिन्हें कि वर्ष 1994 ईस्वी में यह खिताब दिया गया था मिस यूनिवर्स का। उसके बाद में अगला पॉइंट है कि तानसेन सम्मान जो है वो शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, जिसकी शुरुआत मध्य प्रदेश के द्वारा 1980 ईस्वी से किया गया था। इसके बाद में बात करें तो पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम अभिनेत्री की बात करें तो वे रही थी नरगिस दत्त, जिन्हें कि वर्ष 1958 ईस्वी में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और व्यास सम्मान की बात करें तो व्यास सम्मान की शुरुआत हुई थी 1991 ईस्वी से, और इसे प्रदान किया जाता है दोस्तों के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा, और इससे सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति रहे थे डॉक्टर रामविलास शर्मा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले टॉपिक को। हम लोग अगला टॉपिक है दोस्तों मानव शरीर। इसमें हम लोग मानव शरीर से संबंधित विभिन्न तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मानव शरीर से संबंधित पहला पॉइंट कह रहा है कि मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है। दोस्तों मानव के खोपड़ी में कुल मिलाकर के 8 हड्डियां होती हैं, और मानव का हृदय जो है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, जबकि एक स्वस्थ मनुष्य की श्वसन का दर है वह 16 से 18 बार होता है। उसके बाद में मस्तिष्क का जो वजन होता है वो मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है 1350 से लेकर के 1400 ग्राम तक। उसके बाद में मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी की बात करें तो वो होती है दोस्तों फीमर हड्डी, जो कि जांघ में पाई जाती है। और उसके बाद में सबसे छोटी हड्डी जो है वो है दोस्तों स्टेपिज, जो कि मध्य कर्ण में पाई जाती है। इसके बाद में अगर मानव शरीर के सबसे मजबूत हड्डी की बात करें तो सबसे मजबूत हड्डी है जबड़े की हड्डी, जो कि निचले भाग का होता है, जबड़े की हड्डी। उसके बाद में शरीर का सबसे कठोर तत्व की बात करें तो सबसे कठोर तत्व होता है दोस्तों एनामिल, जो कि दांत में पाया जाता है, और दांत की ऊपरी परत ही है दोस्तों एनामिल, जो कि सबसे कठोर होती है। उसके बाद में मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है, तो मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन केलोलॉजी कहलाता है। जबकि सामान्य मनुष्य का तो जो रक्तचाप है या ब्लड प्रेशर है वो होना चाहिए दोस्तों 120/80 मिलीमीटर। उसके बाद में शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है, तो शरीर में रक्त के परिभ्रमण करने में 23 सेकंड का समय लगता है। और मानव शरीर में जल की मात्रा 65 से 80% तक की होनी चाहिए या होती है। इसके बाद में बात करें तो रक्त की मात्रा जो है वो शरीर के भार का कितना होता है। दोस्तों रक्त का जो मात्रा है वो पूरे शरीर के भार का 7% के बराबर होता है, जबकि मनुष्य में रक्त की मात्रा जो है वो 5 से 6 लीटर की होती है। और मानव रक्त जो क्षारीय प्रवृत्ति का होता है और इसका pH मान होता है 7.4। इसके बाद में रक्त को शुद्ध
कौन करता है दोस्तों? तो रक्त को शुद्ध करता है किडनी, जिसे ब्रिक भी कहा जाता है। उसके बाद में लाल रक्त का निर्माण या लाल रक्त कण का निर्माण की करता है दोस्तों अस्थि मज्जा में होता है। और वहीं लाल रक्त कण के जीवन काल की बात करें तो लाल रक्त कण जो है वो 20 से लेकर के 120 दिन तक ही जीवित रहता है शरीर में, उसके बाद वह स्वतः मर जाता है। उसके बाद में श्वेत रक्त कणिका की बात करें तो श्वेत रक्त कण का जो जीवन काल होता है वो 2 से 4 दिनों का होता है। उसके बाद में श्वेत रक्त कण को दोस्तों ल्यूकोसाइट भी कहते हैं, जबकि लाल रक्त कण को एरिथ्रोसाइट कहते हैं। इसके बाद में शरीर का ताप नियंत्रक जो है दोस्तों वह हाइपोथैलेमस ग्रंथि, जबकि सर्वदाता रक्त समूह अर्थात यूनिवर्सल डोनर, कहने का मतलब है कि जो रक्त देने वाला समूह है दोस्तों वो सर्वदाता रक्त समूह है ओ, जबकि सर्वग्राही रक्त समूह है दोस्तों जो कि जिन्हें कि यूनिवर्सल रिसेप्टर कहते हैं वह है दोस्तों ए बी। कहने का मतलब है कि ये ओ ग्रुप के जो व्यक्ति हैं वो किसी भी व्यक्ति को अपना रक्त दे सकते हैं, जबकि ए बी ग्रुप वाले जो व्यक्ति हैं वो किसी से भी रक्त ग्रहण कर सकते हैं। इसके बाद में मानव शरीर में ब्लड बैंक के नाम से कौन जाना जाता है? दोस्तों ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है प्लीहा, जिसको कि एप्सिलिन भी कहते हैं। उसके बाद में भोजन का पाचन जो है मुख से ही प्रारंभ हो जाता है और पचे हुए भोजन का जो अवशोषण है वो छोटी आंत में होता है। उसके बाद में पित्त अर्थात बाइल की बात करें तो ये स्रावित होता है यकृत के द्वारा, और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है दोस्तों लीवर या यकृत। उसके बाद में शरीर के सबसे बड़ा अंग की बात करें तो सबसे बड़ा अंग है त्वचा, और सबसे छोटी ग्रंथि है जिसे कि मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं वह दोस्तों पिट्यूटरी ग्रंथि। जबकि रक्तचाप मापने का यंत्र क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है दोस्तों एस्फिग्नोमैग्नोमीटर, अर्थात एस्फिग्नोमैग्नोमीटर के द्वारा ही रक्तचाप मापा जाता है। और मनुष्य में पसलियाँ पाई जाती है दोस्तों 12 जोड़ी, कहने का मतलब है कि मनुष्य में 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है। इसके बाद में शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206 होती है, जबकि मांसपेशियों की कुल संख्या 639 होती है। और वहीं मनुष्य के लार में जो एंजाइम पाया जाता है उस एंजाइम का नाम है टॉयलिन, जबकि लिंग का निर्धारण जो है वो पुरुष क्रोमोसोम पर ही निर्भर करता है। कहने का मतलब है कि लिंग का निर्धारण अर्थात लड़का या लड़की का निर्धारण जो है वो पुरुष के क्रोमोसोम पर निर्भर है, और पुरुष में XY क्रोमोसोम होते हैं जबकि महिलाओं में केवल XX क्रोमोसोम होता है। दोस्तों मनुष्य का हृदय जो है वो 4 कोष्ठीय होता है, अर्थात वो 4 वेश्मिया होता है, जबकि शरीर के गुणसूत्रों अर्थात क्रोमोसोम की संख्या 46 होता है। उसके बाद में शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो है वो तंत्रिका तंत्र है, जबकि RH फैक्टर के खोजकर्ता जो है वह दोस्तों लैंड एस्टीनर एवं विनर, ये दोनों के दोनों जो हैं वो RH फैक्टर के खोज करता है। जबकि शरीर में एमिनो अम्ल की संख्या 20 है। जबकि उसके बाद में बात करें तो शरीर में प्रतिदिन जो है दोस्तों वो 1.5 लीटर मूत्र का निर्माण होता है। इसके बाद में बात करें तो मूत्र में दुर्गंध किस चीज़ से होता है? तो मूत्र में दुर्गंध होता है दोस्तों यूरिया के कारण। कहने का मतलब है कि मूत्र में यूरिया जो है वो विद्यमान होता है, उसकी वजह से ही मूत्र जो है वो दुर्गंधित होता है। उसके बाद में बात करें तो मानव मूत्र जो है वो अम्लीय प्रवृत्ति की होती है और इसका पीएच मान 7 से कम अर्थात 6 होता है। कहने का मतलब है दोस्तों कि पीएच मान स्केल पर अगर 7 से कम का जो मान रहेगा वो होगा दोस्तों अम्लीय प्रवृत्ति का, और 7 से जब ऊंचा पीएच मान बढ़ेगा तो वो क्षारीय प्रवृत्ति का हो जाएगा। फिलहाल बात करें तो मानव का जो मूत्र है वो अम्लीय प्रवृत्ति का है जिसका पीएच मान 6 होता है। इसके बाद हम लोग बात करें तो विटामिन ए जो है वो यकृत में संचित रहता है, जबकि शरीर का जो सामान्य तापमान है वो होता है दोस्तों फ़ारेनहाइट स्केल पर 98.6 फ़ारेनहाइट। उसके बाद में 37 डिग्री सेल्सियस, और बात करें केल्विन में तो 310 केल्विन। अगर शरीर का टेम्परेचर मापा जाए और 98.6 फ़ारेनहाइट से अधिक हो जाए तो इसे बुखार घोषित किया जाता है। कहा जाता है कि जो शरीर का टेम्परेचर है वो बढ़ गया है या इन्हें बुखार लग चुका है। वहीं ये जो तीनों के तीनों है दोस्तों वो टेम्परेचर मापने का पैमाना है, स्केल है। एक फ़ारेनहाइट स्केल है जिस पर मानव शरीर का सामान्य तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट होना चाहिए या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए, जबकि सेल्सियस पर बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और वहीं केल्विन के बारे में बात करें तो मानव शरीर का तापमान जो है वो केल्विन में 310 केल्विन होना चाहिए। ये ऑब्जेक्टिव तौर पर प्रश्न ऐसे पूछ लिए जाते हैं दोस्तों स्केल के तौर पे कि किस स्केल में कितना मान होगा। इसके बाद में बात करें तो टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? टिबिया नामक हड्डी जो है वो पैर में पाई जाती है, जबकि शरीर में उत्तक का निर्माण होता है दोस्तों प्रोटीन से। उसके बाद में मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? तो मस्तिष्क का बड़ा भाग होता है प्रमस्तिष्क, जिसे कि सेरेब्रम भी कहते हैं।
इसके बाद में दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? दोस्तों दांतों और हड्डियों का निर्माण जो है वो कैल्शियम और फास्फोरस से होता है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले टॉपिक को। इसमें हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे दोस्तों राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के बारे में। राष्ट्रीय प्रतीक और चिन्ह के बारे में बात करें तो भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो तिरंगा है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2। कहने का मतलब है कि जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज वह तिरंगा है और इसकी लंबाई 3 और चौड़ाई 2 के अनुपात में है। इसके बाद में बात करें तो तिरंगा के बीच में एक नीला रंग का चक्र है, एक चक्र है जिसका रंग नीला है और इसमें 24 तिलियाँ हैं। इसके बाद में बात करें तो राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण जो है या निर्माता जो है वह है दोस्तों पिंगली वेंकैया, और ध्वज का प्रारूप जो है वह संविधान निर्मात्री के द्वारा या संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया गया था और लोगों को इसे ससम्मान फहराने की अनुमति जो है वो 26 जनवरी 2002 ईस्वी को प्रदान की गई थी। इसके बाद में बात करें तो भारत का जो झंडा गीत है वो है दोस्तों विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, और इस गीत के रचनाकार हैं दोस्तों श्री श्यामलाल गुप्त प्रसाद। इसके बाद में हम लोग आगे बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। तो कह रहा है कि शक समोत पर आधारित भारत के राष्ट्रीय कैलेंडरों को 22 मार्च 1957 ईस्वी को अपनाया गया था, जबकि राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह जो है चैत होता है और अंतिम माह फाल्गुन होता है। इसके बाद में बात करें तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक चक्र, जो कि सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। इसके बाद में बात करें तो भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया था और राष्ट्रीय चिन्ह जो है वो सत्यमेव जयते, ये राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के नीचे एक लिखा होता है सत्यमेव जयते, जो कि मुंडकोपनिषद से लिया गया है और सत्यमेव जयते का मतलब ही होता है कि सत्य की ही जीत होती है। उसके बाद में अगला पॉइंट है कि राष्ट्रीय चिन्ह के मूल स्तंभ में कितने शेर हैं दोस्तों? तो राष्ट्रीय चिन्ह के मूल स्तंभ में 4 सिंह हैं, जिसमें कि एक देश्यमान नहीं है और उसमें केवल 3 ही शेर दिखाई देते हैं। जबकि रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित जनगण मन जो है वो जनगण मन को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रगान के तौर पर स्वीकार किया था, जबकि राष्ट्रगान को सबसे पहले 27 दिसंबर वर्ष 1911 ईस्वी को ही कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गा दिया गया था, जिसमें अध्यक्ष बने थे दोस्तों पंडित बिशन नारायण दत्त। कहने का मतलब है कि सबसे पहले ही 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को राष्ट्रगान के तौर पे जनगण मन को गाया गया था कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष पंडित बिशन नारायण दत्त हुआ करते थे। और फिर उसके बाद में जब भारत आज़ाद हुआ तो राष्ट्रगान के तौर पे जनगण मन को 24 जनवरी 1950 ईस्वी को स्वीकार किया गया। इसके बाद में अगले पॉइंट की बात करें तो राष्ट्रगान को रविंद्रनाथ टैगोर ने ही सर्वप्रथम जनवरी 1912 ईस्वी में तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया था और फिर उसके बाद में वर्ष 1919 ईस्वी में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। इसके बाद में बात करें तो राष्ट्रगान अर्थात जनगण मन को गाने का जो समय है वो 52 सेकंड का समय लगता है या 52 सेकंड का समय उसके लिए निर्धारित किया गया है। इसके बाद में बात करें तो बंगला साहित्यकार हुआ करते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी और उनके द्वारा राष्ट्रीय गीत लिखा गया है वंदे मातरम, जो कि संविधान सभा ने उन्हें 24 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रीय गीत के तौर पर स्वीकार किया था। उसके बाद में राष्ट्रीय गीत का प्रथम प्रकाशक जो है वो 1882 ईस्वी में बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में हुआ था और राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में हुआ था, जिसका अध्यक्ष रहे थे रहीमतुल्ला सयानी। उसी अधिवेशन में ही पहली बारी से गाया गया था। इसके बाद में राष्ट्रीय गीत का प्रथम गायक हुआ करते थे दोस्तों ओंकार नाथ ठाकुर, जो कि धुन जदुनाथ चटर्जी ने बनाया था। इसके बाद में बात करें तो राष्ट्रगीत का अंग्रेजी अनुवाद किए थे अरविंद घोष और उसके बाद में उर्दू में अनुवाद करने वाले थे आरिफ मोहम्मद खान। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राष्ट्रीय गान गाने का समय। दोस्तों राष्ट्रीय गीत गाने का समय होता है 65 सेकंड का, जबकि संसद के अधिवेशन का प्रारंभ जो है वो जनगण मन के साथ होता है और संसद का अधिवेशन का जो समापन है वो वंदे मातरम से होता है। दोस्तों इसके बाद बात करें तो भारत का जो राष्ट्रीय पुष्प है वो कमल है। उसके बाद में राष्ट्रीय पक्षी मोर है, जबकि राष्ट्रीय पशु बाघ है। उसके बाद में बात करें तो भारत का राष्ट्रीय फल आम है, जबकि राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। और उसके बाद में बात करें तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव की बात करें तो वह है दोस्तों डॉल्फिन। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम लोग बात करने वाले हैं
बजट तथा वैट से संबंधित बात के बारे में। दोस्तों बजट तथा वैट से संबंधित पहले पॉइंट को देखें तो कह रहा है कि बजट जो है वो एक फ्रेंच शब्द बजट से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। दोस्तों सर्वप्रथम 1803 ईस्वी में ही बजट शब्द का प्रयोग फ्रांस में IBI के रूप में प्रारंभ किया गया था या प्रारंभ हुआ था। उसके बाद में बात करें तो बजट का प्रारंभ जो है वो इंग्लैंड में माना जाता है और भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक एवं जन्मदाता जेम्स विल्सन को माना जाता है, जबकि बजट जो है वो समवर्ती सूची के विषय के अंतर्गत आता है। दोस्तों जब हम लोग इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे या भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ेंगे दोस्तों, या हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत जब पढ़ेंगे तो सूची के बारे में पढ़ेंगे। और सूची 3 होती है, एक होती है दोस्तों संघ सूची, दूसरा राज्य सूची और उसके बाद में तीसरा जो है वो समवर्ती सूची होती है। तो ये बजट जो है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। जबकि आम बजट की बात करें तो लोकसभा में पेश की जाती है और वर्ष 2017-18 से सामान्य बजट को वित्त मंत्री फरवरी माह के प्रथम कार्य दिवस जो कि पहले फरवरी माह के अंतिम दिन को पेश करते हैं। और वित्तीय वर्ष की बात करें तो वित्तीय वर्ष जो है वो 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है। इसके बाद में रेल बजट को सामान्य बजट से अलग करके एक अर्थ समिति की संस्तुति पर ही 1924-25 ईस्वी में किया गया था, जिसे कि वर्ष 2017 ईस्वी में भाजपा सरकार के द्वारा उसे पुनः बजट में मिला दिया गया या उसे केंद्रीय बजट में मिला दिया गया। दोस्तों पहले जो है वो रेल बजट सामान्य बजट से अलग हुआ था और फिर उसके बाद में रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया गया वर्ष 2017 ईस्वी में। इसके बाद बात करें तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट जो है वो 26 नवंबर वर्ष 1947 ईस्वी को RK षणमुख चेट्टी के द्वारा पेश किया गया था। जबकि जॉन मथाई की बात करें तो जॉन मथाई को वर्ष 1950 ईस्वी में गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश करने का गौरव प्राप्त हुआ था। इसके बाद में बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा बार बजट पेश करने वाले व्यक्ति रहे हैं मोरारजी देसाई, जो कि 10 बार बजट को पेश कर चुके हैं। इसके बाद में भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर जो है वो बजटीय घाटा कहलाता है। कहने का मतलब है कि बजटीय घाटा की बात करें तो बजटीय घाटा जो है वो दोस्तों वो भारत सरकार के बजट में या बजट के आंकड़े में कुल व्यय और कुल प्राप्ति के बीच का जो अंतर होता है उसे ही बजटीय घाटा कहते हैं। इसके बाद में अगला पॉइंट कह रहा है कि आउटकम बजट पहली बार 25 अगस्त 2005 ईस्वी को पी चिदम्बरम के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। जबकि शून्य आधारित बजट का अर्थ होता है हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। इसके बाद में भारत में शून्य आधारित बजट जो है वो सर्वप्रथम राजीव गांधी के शासनकाल में ही वर्ष 1987-88 ईस्वी में पेश किया गया था। इसके बाद में अगला पॉइंट है कि बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा केवल लोकसभा में पेश किया जाता है और राज्यसभा में नहीं किया जाता है। इसके बाद में संविधान का अनुच्छेद जो है 112 उसमें वार्षिक वित्तीय वितरण या संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात बजट तैयार करने का उल्लेख किया गया है। जबकि राज्य सरकारों की बजट के संबंध में व्यवस्था की बात करें तो ये अनुच्छेद 202 में किया गया है। इसके बाद में भारत में वैट अर्थात अप्रत्यक्ष कर की संस्तुति जो है वो 1976 ईस्वी में लक्ष्मीकांत जहां समिति के द्वारा की गई थी। जबकि वैट का संबंध जो है दोस्तों वो है बिक्री और व्यापार कर से था। इसके बाद में वैट अर्थात मूल्य वर्धित कर की बात करें तो इसको सबसे पहले लागू करने वाला देश है दोस्तों वो है फ्रांस, जो कि 1954 ईस्वी में ही वैट को लागू किया था। और भारत में वैट की शुरुआत की बात करें तो ये 1 अप्रैल 2005 ईस्वी से लागू हुई थी। इसके बाद में वैट का सबसे पहले हरियाणा में तथा सबसे अंत में उत्तर प्रदेश में लागू किया गया था। वहीं भारत में सेवा कर की बात करें तो ये वर्ष 1994-95 में प्रारंभ हुआ और उसके बाद में मोड वैट जो कि संशोधित मूल्य वर्धित कर होता है उसको 1 अप्रैल 2000 ईस्वी को CENVAT में परिवर्तित किया गया, जो कि उत्पाद कर से संबंधित होता है। इसके बाद में बात करें तो कर ढांचे में सुधार हेतु चेलैया समिति का गठन अगस्त 1991 ईस्वी में किया गया था। दोस्तों चेलैया समिति का गठन जो है अगस्त 1991 ईस्वी में किया गया था कर ढांचे में सुधार के लिए। जबकि राजकोषीय नीति की बात करें तो राजकोषीय नीति सरकार की प्राप्ति अर्थात राजस्व और व्यय से संबंधित होती है। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले टॉपिक को। इसके बाद बात करें दोस्तों तो हिंदी भाषा ज्ञान के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। पहला पॉइंट कह रहा है कि संविधान के भाग 17 की अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी होगी और उसकी लिपि देवनागरी होगी। इसके बाद में बात करें तो संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को 14 सितंबर वर्ष 1949 ईस्वी को मान्यता प्रदान की गई थी। जबकि भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा ही हिंदी है और दूसरा है दोस्तों बांग्ला भाषा। इसके बाद भी
भारत में तेलुगु भाषा के बारे में बात करें तो भारत की जो तेलुगु भाषा है उसको इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, जबकि पंजाबी जो है वो गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। इसके बाद में बात करें तो संविधान के अष्टम अनुसूची अर्थात 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, जबकि मूल में 14 भाषा ही थी। उसके बाद में राजभाषा आयोग का गठन 1955 ईस्वी में किया गया था, जिसके अध्यक्ष BJ खेर हुआ करते थे। और हिंदी दिवस की बात करें तो हिंदी दिवस जो है दोस्तों वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। और अंग्रेजी को अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मेघालय की राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। इसके बाद में बात करें तो इसके बाद में भारत के प्रथम राष्ट्र कवि जो हुए हैं वे मैथिली शरण गुप्त हुए हैं और उनको ही आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है। इसके बाद वाले पॉइंट को देखें तो कह रहा है कि हिंदी विषय पर प्रथम पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति रहे हैं सुमित्रा नंदन पंत, जो कि एक कवि हुआ करते हैं। उसके बाद में आधुनिक युग की मीरा के रूप में महादेवी वर्मा को जाना जाता है और ये भारतीय आत्मा के रूप में माखनलाल चतुर्वेदी को जाना जाता है। कहने का मतलब है कि महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, जबकि माखनलाल चतुर्वेदी को भारतीय आत्मा के रूप में जाना जाता है। इसके बाद में अगला पॉइंट है कि संस्कृत व्याकरण के जनक पाणिनि को माना जाता है, या संस्कृत व्याकरण के जनक पाणिनि थी, जबकि संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य जो है वह है दोस्तों महाभारत महाकाव्य। और महाभारत के रचनाकार की बात करें तो महाभारत का रचनाकार वेद व्यास है, अर्थात महाभारत की रचना वेद व्यास के द्वारा ही की गई है। और विश्व का आदि महाकाव्य की बात करें तो विश्व का आदि महाकाव्य है दोस्तों रामायण, और इसको वाल्मीकि या आदि कवि वाल्मीकि को माना जाता है। इसके बाद बात करें तो दोस्तों इसके बारे में बात करें तो विश्व का आदि महाकाव्य रामायण को माना जाता है, जबकि आदि कवि के रूप में वाल्मीकि को माना जाता है। इसके बाद बात करें तो रामायण जो है वो मूलतः संस्कृत भाषा में तथा रामचरितमानस जो है वो अवधी भाषा में लिखी गई थी। अगला पॉइंट है कि हिंदी का बड़ा महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो, जबकि हिंदी भाषा जो है वो इंडो यूरोपियन से संबंधित है। इसके बाद में कालिदास की बात करें तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, जबकि सुमित्रा नंदन पंत जो है वो सुकुमार कवि के रूप में जाने जाते हैं। वहीं विश्व के सबसे प्राचीन भाषा की बात करें तो विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है सुमेरियन भाषा, जबकि केंद्रीय अंग्रेजी और विदेशी भाषा संस्थान हैदराबाद में है। दोस्तों केंद्रीय अंग्रेजी और विदेशी भाषा संस्थान हैदराबाद में है, जबकि इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज जो है वो शिमला में अवस्थित है। इसके बाद में भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता जो हैं वो चार्ल्स ग्रांट हैं, जो कि 1792 ईस्वी में इनको मान्यता प्राप्त हुई है या इनको माना जाता है। इसके बाद में भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है, जबकि कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। इसके बाद में अगले पॉइंट को देखें तो कह रहा है कि हिंदी में आशु लिपि के जन्मदाता राधेलाल द्विवेदी हैं और प्रथम हिंदू विधि निर्माता रहे हैं मनु, जबकि देश का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा 450 ईस्वी में किया गया था। इसके बाद में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की बात करें तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने 9वीं सदी में किया था, जबकि प्रथम हिंदी सम्मेलन भारत में 1975 ईस्वी में नागपुर में हुआ था। और वेटिकन सिटी में बात करें तो वेटिकन सिटी में सभी भाषाएं मान्य हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है दोस्तों हम लोग का भारत में परिवहन से संबंधित। इसमें हम लोग भारत में परिवहन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों पहला पॉइंट है कि केंद्रीय सड़क निधि का गठन जो है वो 1929 ईस्वी में हुआ था, जबकि सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1960 ईस्वी में हुई थी। वहीं देश में सड़कों की लंबाई जो है वो 64 लाख किलोमीटर है, जिसका विश्व में दूसरा स्थान है। इसके बाद बात करें तो राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई है दोस्तों 1,40,000 किलोमीटर, जबकि सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-44 जो कि श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी तक 11 राज्यों से होकर के गुजरती है। वहीं बात करें तो सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-47A जो कि केरल में कोची से वेलिंगटन द्वीप तक जाती है। वहीं जवाहर सुरंग की बात करें तो जवाहर सुरंग जो है वो NH-1A पर स्थित है, जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग का चौराहा झांसी कहलाता है और NH-1 और 2 को सम्मिलित रूप से ग्रैंड ट्रंक रोड जो कि कोलकाता से अमृतसर जाता है उसको कहा जाता है। इसके बाद में राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण एवं रखरखाव की जिम्मेदारी जो है वो केंद्र सरकार की होती है और राज्य मार्ग के निर्माण एवं देखरेख की जिम्मेदारी जो है वो राज्य सरकार की होती है।
इसके बाद में बात करें तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है वो रोड से संबंधित रहा है और स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत 5846 किलोमीटर लंबे राजमार्ग के द्वारा 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ा गया। वहीं 10 नवंबर की बात करें तो 10 नवंबर को सड़क परिवहन दिवस और 7 से 13 जनवरी तक दोस्तों सड़क सुरक्षा सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद में बात करें तो सड़कों की सर्वाधिक लंबाई है दोस्तों महाराष्ट्र में, जबकि सड़कों की सबसे कम लंबाई है सिक्किम में। वैसे भी सिक्किम जो है वो छोटा है। इसके बाद बात करें तो रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो नई दिल्ली में है, जबकि भारत में वायु परिवहन की शुरुआत वर्ष 1911 ईस्वी में प्रयागराज से नैनी के बीच में हुई थी। इसके बाद में एयर इंडिया की स्थापना की बात करें तो एयर इंडिया की स्थापना वर्ष 1953 ईस्वी में हुई थी और एशिया की बड़ी हेलीकॉप्टर सेवा जो है दोस्तों वो है पवन हंस और इसकी स्थापना 15 अक्टूबर वर्ष 1985 ईस्वी को हुई थी। इसके बाद बात करें तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का गठन 1 अप्रैल 1995 ईस्वी को किया गया था। उसके बाद में कोची अर्थात नेदुमसरी का जो हवाई अड्डा है वह भारत का प्रथम निजी क्षेत्र का हवाई अड्डा है, जबकि भारत में 13 बड़े और 200 छोटे बंदरगाह भी हैं। दोस्तों बंदरगाह के बारे में बात करें तो भारत में कुल मिलाकर के 13 बड़े बंदरगाह जबकि 200 छोटे बंदरगाह हैं। और देश का सबसे बड़ा बंदरगाह की बात करें तो सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई को माना जाता है। उसके बाद में नाहवा सेवा जो कि पहले जवाहरलाल नेहरू के नाम से भी जाना जाता था, वो देश का सबसे बड़ा कृत्रिम एवं आधुनिक बंदरगाह है। इसके बाद में दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह की बात करें तो इसका पहले का नाम कांडला बंदरगाह हुआ करता था और कांडला बंदरगाह का ही नाम बदल करके अब दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है, जो कि गुजरात में स्थित है। और यह बंदरगाह जो है दोस्तों वो एक ज्वरीय बंदरगाह है जिसे कि मुक्त व्यापार क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है। इसके बाद में बात करें तो सबसे पुराना एवं कृत्रिम बंदरगाह है दोस्तों चेन्नई का बंदरगाह, जबकि मुंबई एवं कोची के बंदरगाह है दोस्तों वे प्राकृतिक बंदरगाह हैं। उसके बाद में पहला रसायन बंदरगाह है दोस्तों दहेज जो कि गुजरात में है और सबसे गहरा बंदरगाह के रूप में जाना जाता है विशाखापत्तनम जो कि आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में है। उसके बाद में बड़ा पृष्ठ प्रदेश वाला बंदरगाह है दोस्तों कोलकाता, जबकि सबसे बड़ा कंप्यूटराइज्ड एवं निगमित बंदरगाह है दोस्तों कामराज जो कि पुराना नाम है इसका एन्नौर और ये चेन्नई में स्थित है। इसके बाद में बात करें तो वीओ चिदम्बरम या बीओ चिदम्बरनार जिसका पुराना नाम है तूतीकोरिन और यह तमिलनाडु में स्थित एक मत्स्य बंदरगाह है दोस्तों। उसके बाद में मुर्मुगाओ बंदरगाह की बात करें तो मुर्मुगाओ बंदरगाह कोमा राज्य में स्थित है, जबकि पारादीप बंदरगाह उड़ीसा राज्य में स्थित है। उसके बाद में अलेपी बंदरगाह की बात करें तो यह केरल राज्य में स्थित है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले टॉपिक को। दोस्तों ये टॉपिक जो है वो भारतीय प्रतिरक्षा से संबंधित है। इसमें हम लोग भारतीय प्रतिरक्षा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे संबंधित पहला जो पॉइंट है वो कह रहा है कि थल सेना, वायुसेना तथा नौसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और भारत के प्रथम रक्षा मंत्री बलदेव सिंह हुआ करते थे, जबकि थल सेना को 7 कमानों में बांटा गया है और ये कमान है दोस्तों दक्षिणी कमान पुणे में, जबकि मध्य कमान है लखनऊ में। उसके बाद में पूर्वी कमान है दोस्तों कोलकाता में और थल सेना का जो उत्तरी कमान है वो है उधमपुर में। वहीं पश्चिमी कमान की बात करें तो पश्चिमी कमान है चंडीगढ़ में, जबकि दक्षिण पश्चिमी कमान है दोस्तों जयपुर में। और उसके बाद में 7वां कमान जो है वो प्रशिक्षण कमान है जिसका मुख्यालय शिमला में है। इसके बाद में बात करें तो भारतीय थल सेना के प्रथम कमांडर इन चीफ हुआ करते थे KM करियप्पा जो कि थल सेनापति हुआ करते थे। उसके बाद में प्रथम फील्ड मार्शल की बात करें तो वे थे जनरल मानेकशॉ और भारत की थल सेना जो है वो विश्व की 4थी और वायुसेना 5वीं जबकि नौसेना 7वीं सबसे बड़ी सेना है। दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा एकेडमी अर्थात NDA जो है वो खड़गवासला में और वायुसेना एकेडमी हैदराबाद में, जबकि भारतीय मिलिट्री सैनिक एकेडमी है दोस्तों देहरादून में तथा इंडियन नेवल एकेडमी है दोस्तों कोचीन में। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। तो कह रहा है कि नौसेना को भी 3 कमांडों में बांटा गया है या 3 कमानों में बांटा गया है। पहला कमान है दोस्तों दक्षिणी कमान जिसका मुख्यालय कोची में है और पूर्वी कमान जिसका मुख्यालय विशाखापत्तनम में है। उसके बाद में बात करें तो तीसरा कमान है पश्चिमी कमान जो कि मुंबई में इसका मुख्यालय है। वहीं बात करें तो भारतीय नौसेना का प्रथम अध्यक्ष वाइस एडमिरल RD कटारी हुआ करते थे वर्ष 1958 ईस्वी में, जबकि भारतीय वायुसेना की स्थापना दिवस की बात करें तो इसकी स्थापना 8 अक्टूबर वर्ष 1932 ईस्वी को हुई थी जो कि 7 कमांडों में बटा हुआ है।
इसके बाद में बात करें तो वायुसेना का प्रमुख जो है वायुसेनाध्यक्ष होता है, जबकि प्रथम एयर चीफ एडमिरल थॉमस एम हर्स्ट था। और वायुसेना के प्रथम भारतीय अध्यक्ष हुआ करते थे दोस्तों एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी 1954 ईस्वी में। जबकि वायुसेना का ध्येय वाक्य रहा है नभः स्पृशम दीप्तम, तथा नौसेना का रहा है दोस्तों सम नो वरुण। इसके बाद भी अगला पॉइंट है कि भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार जो है वो है दोस्तों परमवीर चक्र, जिसके प्रथम विजेता रहे हैं मेजर सोमनाथ शर्मा, और इन्हें प्रदान किया गया है नवंबर 1947 ईस्वी में। इसके बाद में तीनों सेनाओं का प्रमुख जो है वो राष्ट्रपति होता है, और थल सेना का प्रधान होता है दोस्तों चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, और जल सेना का प्रधान होता है एडमिरल रैंक का चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ, जबकि वायु सेना का प्रधान होता है दोस्तों एयर चीफ मार्शल रैंक का चीफ ऑफ द एयर स्टाफ। उसके बाद में थल सेना दिवस जो है वो 15 जनवरी को मनाया जाता है, जबकि नौसेना दिवस जो है वो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और इसके साथ ही बात करें तो वायुसेना दिवस जो है वो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके बाद में भारत में बनी पहली परमाणु पनडुब्बी या भारत में बनी पहली पनडुब्बी का जो नाम है वो है INS साल्की, जबकि स्वदेशी डिजाइन एवं स्वदेशी में निर्मित प्रथम प्रक्षेपास्त्र 1988 ईस्वी में प्रक्षेपित हुआ है पृथ्वी, जबकि भारत का प्रथम टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र है नाग, और प्रथम विमान वाहक पोत है INS विक्रांत। इसके बाद वाले पॉइंट को देखें तो कह रहा है कि भारत में बनने वाला सबसे पहला युद्ध पोत है INS नीलगिरी, जबकि भारतीय वायुसेना का पहला नाम जो है वो रॉयल इंडिया एयरफोर्स, और नौसेना का सबसे पहला नाम हुआ करता था रॉयल इंडिया मेरीन। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले पॉइंट को। अब हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों भारतीय बैंकिंग के बारे में। इससे संबंधित पहला पॉइंट कह रहा है कि यूरोपीय पद्धति पर आधारित भारत का पहला बैंक जो है वो बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, और ये 1770 ईस्वी में था। इसके बाद में सीमित देयता के आधार पर प्रथम भारतीय बैंक रहा था दोस्तों अवध कमर्शियल बैंक 1881 ईस्वी में। उसके बाद में बात करें तो पूर्ण रूप से भारत देश का पहला बैंक 1994 ईस्वी में स्थापित हुआ था पंजाब नेशनल बैंक के नाम से, जबकि भारत का केंद्रीय बैंक रहा है भारतीय रिजर्व बैंक, जिसकी स्थापना RBI एक्ट 1934 के अनुसूची 2 के तहत 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को 5 करोड़ रुपये की अधिकृत पूंजी के साथ में हुई थी। इसके बाद में बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक जिसका मुख्यालय मुंबई में है, उसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 ईस्वी को हुआ था, और भारत का सबसे बड़ा सरकार का बैंकर तथा बैंकों का बैंक जो है दोस्तों वो है भारतीय रिजर्व बैंक, जिसका वित्तीय वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। कहने का मतलब है कि भारतीय रिजर्व बैंक का जो वित्तीय वर्ष है वह 1 जुलाई से लेकर के 30 जून तक होता है। इसके बाद में अगला पॉइंट है कि रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर उस्बार्न स्मिथ और प्रथम भारतीय गवर्नर रहे थे CD देशमुख, तथा प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर रही थी KG उदेसी। उसके बाद में केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की स्थापना वर्ष 1931 ईस्वी में हुई थी, जबकि वर्ष 1921 ईस्वी में 3 प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर के इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई थी। इसके बाद में बात करें तो 1 जुलाई वर्ष 1955 ईस्वी को इंपीरियल बैंक का नाम जो है वो भारतीय स्टेट बैंक रखा गया, जिसकी अनुशंसा गोरेवाला कमेटी ने किया था। और भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है दोस्तों SBI अर्थात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है। और 19 जुलाई 1969 की बात करें तो 19 जुलाई 1969 को पहली बार 14 बड़े व्यापारिक बैंकों जिसमें कुल जमाएं 50 करोड़ रुपए से अधिक थी उसका राष्ट्रीयकरण किया गया। वहीं बात करें तो 15 अप्रैल वर्ष 1980 ईस्वी को दूसरी बार अन्य 6 बड़े व्यापारिक बैंकों के जिसमें कुल जमाएं थी 200 करोड़ रुपए उसका राष्ट्रीयकरण भी किया गया। और भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण जो कि इंदिरा गांधी के समय में हुई थी, और उसकी संस्तुति जो है वो हजारी समिति ने की थी। जबकि बैंकों के राष्ट्रीयकरण का समय जो है वो दोस्तों LK झा RBI के गवर्नर हुआ करते थे। कहने का मतलब है कि जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो रहा था तो उस समय RBI के गवर्नर के पद पर LK झा विद्यमान थे। इसके बाद में अगला पॉइंट है कि वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 12 है, और देश का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है वो 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को स्थापित किया गया था। और 2 अप्रैल
1994 ईस्वी को स्थापित यूटीआई बैंक का नाम बदल करके 30 जुलाई 2007 ईस्वी से एक्सिस बैंक कर दिया गया। कहने का मतलब है कि 30 जुलाई 2007 ईस्वी से पहले एक्सिस बैंक का नाम यूटीआई हुआ करता था और यूटीआई की स्थापना जो हुई थी दोस्तों वो 2 अप्रैल 1994 ईस्वी को हुई थी और फिर 30 जुलाई 2007 से पहले इसका नाम यूटीआई हुआ करता था और उसके बाद में 30 जुलाई 2007 के बाद से इसी का नाम बदल करके एक्सिस बैंक कर दिया गया। इसके बाद में अगला पॉइंट कह रहा है कि देश में सर्वाधिक शाखाएं जो हैं वो एसबीआई की शाखा है और भारतीय बैंकों की सर्वाधिक शाखा जो है वो ब्रिटेन अर्थात यूके में है। इसके बाद में विदेशों में सर्वाधिक शाखा की बात करें तो विदेशों में सबसे अधिक शाखा एसबीआई की है और देश का प्रथम महिला बैंक जो है वो भारतीय महिला बैंक है जिसकी स्थापना 19 नवंबर वर्ष 2013 ईस्वी को मुंबई में की गई थी, जिसका विलय 1 अप्रैल वर्ष 2017 ईस्वी को भारतीय स्टेट बैंक में हो गया। इसके बाद में दोस्तों बैंकों में ग्राहक सेवा सुधार से संबंधित समिति जो है वो है गोयपोरिया समिति, जबकि पहला म्यूचुअल फंड जो है वो US 64 है। दोस्तों इस पॉइंट के साथ ही हम लोग आज के सेशन को यहीं पे स्थगित करेंगे और फिर जब हम लोग आगे मिलेंगे तो अगले सेशन में हम लोग अपने सेशन को आगे बढ़ाएंगे और फिर बात करेंगे अगले टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।